CS619 की वेटेज कितनी होती है? आपने कैसे 4/4 लिया? बेस्ट सुपरवाइजर कौन से होते हैं? अच्छा, प्रोजेक्ट कैसे चूज करनी चाहिए? कैन यू प्लीज गाइड अस? यस, ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, क्योंकि पेपर ख़त्म हो चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स के रहते हैं अल्लाह करे उनके भी अच्छे अच्छे हो जाएं और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, आमीन। तो जी, आज की जो वीडियो है वो है CS619 के प्रोजेक्ट पे। आप सबको पता है, थंबनेल से देख ही लिया होगा कि CS619 की प्रोजेक्ट की जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स पूछते हैं, जब भी स्टार्ट होता है आपका प्रोजेक्ट, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे होते हैं, हमें ये चीज़ बता दें, हमें वेटेज बताएं, अच्छा ये कब स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होता है, इसके कितने फेजेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी एक वीडियो बना दूं, ताकि जिन लोगों ने अभी ये क्वेश्चंस करने हैं वो भी इस वीडियो को देख के तो अपने कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर लें, क्योंकि हर बंदे को इंडिविजुअली आंसर करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो अगर एक वीडियो बन जाएगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने फेलोज के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपने किसी को गाइड करना हो, कोई आपसे पूछ रहा हो एज अ जूनियर, तो आप उसको भी ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हो। तो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वेटेज और मैंने कैसे गेन किया, मैंने ही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 7-8 लोगों का ग्रुप था और सबके ऑलमोस्ट 4 ही थे माशाल्लाह। तो जितनी भी हमने जो चीज़ें फॉलो की और जो हमारे मतलब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और चीज़ें रही थी, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ में शेयर करती रहूँगी। हर वीडियो में कोई ना कोई आपके लिए अच्छी और बहुत अहम चीज़ होगी। तो अगर आप इस वीडियो से, इस सीरीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए, तो आप सबसे पहले उसको देख लो, ओके? और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी, वेटेज है, उसके बाद अपने बारे में है कि मैंने अपनी टिप एंड ट्रिक्स बतानी है, तो वो तो टिल एंड चलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद सुपरवाइजर एंड प्रोजेक्ट है, तो चलिए इन चीज़ों को हम थोड़ा-सा मिड में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें जो हैं, जो हर स्टूडेंट को पता होती हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होती हैं, तो उनको भी साथ लेके चलते हैं। ओके हो गया जी? तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन टू स्टार्ट CS619 प्रोजेक्ट एंड हाउ मेनी सेमेस्टर्स होल्ड दिस कोर्स। ठीक है? तो ये जी स्टार्ट होता है, अगर तो आपका 2 ईयर प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली ये 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट होता है, ठीक है? बशर्ते कि आपने पिछले सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पास आउट हुए हों आप, और आपके क्रेडिट आवर्स पूरे हों। जितने भी प्री रिक्विजिट्स होती हैं CS619 के लिए, उतने क्रेडिट आवर्स आपके कंप्लीट हों। उसके अलावा जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं जिनका 4 ईयर प्रोग्राम होता है, उनके ये 7th सेमेस्टर में स्टार्ट होता है, ठीक है? और उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि अगर आपके क्रेडिट आवर्स कंप्लीट होंगे, मीन्स टू से प्री रिक्विजिट्स होती हैं कि इतने क्रेडिट आवर्स होंगे, तो आपका CS619 प्रोजेक्ट आपके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है? आप उसके लिए सॉरी एलिजिबल होंगे। तो फिर ही आपके लिए जो है ये सिलेक्शन में इसको विजिबल किया जाता है, इसकी सिलेक्शन को। ये हो गई एक क्वेश्चन, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, मोस्टली वो तो पता भी होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स न्यू होते हैं जिनको सिर्फ सिर्फ अपनी स्टडी से कंसर्न होता है, और वो उतनी देर तक मतलब वो रिएक्टिव बने होते हैं, प्रोएक्टिव बनने की कोशिश नहीं करते। अब रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव का कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि पढ़ा भी है काफ़ी दफ़ा, और कुछ को मैं बता देती हूँ। रिएक्टिव होता है कि जब आपके सर पे पड़ती है ना, आपने तभी उस पे एक्शन लेना होता है, ठीक है ना? और प्रोएक्टिव होता है कि वो बंदा जो पहले से ही किसी भी हंगामी हालात के लिए आप उसको पहले से इमेजिन कर लेते हो, अगर ऐसा होगा तो फिर हमें क्या करना है, ठीक है? तो आप हमेशा जो है प्रोएक्टिव बनने की कोशिश किया करें, ओके? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी फेजेस ऑफ CS619 प्रोजेक्ट। अब इसमें प्रोजेक्ट में कितने फेजेस होते हैं, तो सिंपल बात है जी, 4 इसके फेजेस होते हैं। प्रोजेक्ट, आई थिंक सो मैंने प्रोजेक्ट बोला, चलें, 4 फेजेस होते हैं, ठीक है? सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है SRS, जिसकी शॉर्ट फॉर्म SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है? SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट फेज ये हो गया, ठीक है? इसमें आपकी थोड़ी जस्ट लाइक थ्योरी टाइप होती है, डेफिनेशंस होती हैं, आपने इंट्रो देना होता है अपने प्रोजेक्ट का और बाकी चीज़ों का, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड फेज है वो है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, DD शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जैसे कि इसके नेम से वाज़ेह हो रहा था कि जितना भी आपके प्रोजेक्ट का, आपकी साइट वेबसाइट का, आपके एप्लीकेशन का जो भी हो,
उसका जितना भी व्यू होता है स्ट्रक्चरली, तो वो यहाँ पे आपने प्रेजेंट कराना होता है, मतलब बनाना होता है, समझिए क्रिएट करना होता है। मीन्स के शॉर्ट एंड स्वीट ये कि डिजाइन डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा हर चीज की डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी बनानी अच्छी नहीं लगती क्योंकि मे बी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या फिर वैसे उन्हें अच्छी लगती नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं इसको बहुत अच्छे और इजी वे में आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप इसको खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद द थर्ड फेज इज के ये होता है, पहले तो इसका नेम जो था टेस्ट फेज था, अब लास्ट ईयर से इसको प्रोटोटाइप फेज कर दिया गया। तो प्रोटोटाइप में क्या होता है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट, या फिर कह लें कि आपको जस्ट चेक करने के लिए कि आया आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा आप उसको अच्छे से कर भी पाओगे या नहीं। एक छोटी सी असाइनमेंट दी जाती है जिसको आपने कोड करना होता है, ठीक है। जिस लाइक वो कह दें कि आपने एक होम पेज बनाना है, आपने साइन अप पेज बनाना है, लॉगिन पेज बनाना है, तो इसको मतलब आपने जो है ना कोड करना होता है, ठीक है। और साथ कुछ डेटाबेस की क्वेरीज भी होती हैं। तो ये होता है आपका प्रोटोटाइप फेज, जिसमें थोड़ा होता है कोड होता है, लेकिन थोड़ा होता है इतना कि जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना स्टार्टिंग होती है आपकी, आपको इसमें आने के लिए वेलकम किया जाता है, ठीक है। तो ये फेज होता है और इसके बाद इस फेज का वाइवा भी होता है। अगर तो आप ये अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, आपने कोड भी अच्छे से बना लिया, ठीक है, अगर आप खुद बना सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। और अगर नहीं किसी से बनवाया तो वो इट्स डिपेंड ऑन यू। और इसके अलावा अगर आप उसका वाइवा अच्छे से दे लेते हो, मीन्स कि आप उस कोड को अच्छे से प्रेजेंट करवाते हो, अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, वाइवा अच्छा देते हो, तो इसका मतलब है कि आप फर्दर फेज में जो कि फाइनल डिलीवरेबल्स होती हैं उसमें आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप इसको पास नहीं कर पाते हो तो इट मीन्स कि आप आगे नहीं जा सकते, अगले फेज में आप नहीं जाएंगे, आपको फिर एक और सेमेस्टर लगाना पड़ता है। दैट्स वेरी सैड थिंग। उसके बाद जी अगली चीज ये होती है कि जब आप लोग टेस्ट फेज कर लेते हो, सॉरी प्रोटोटाइप फेज कर लेते हो, टेस्ट फेज एंड प्रोटोटाइप फेज इज द सेम थिंग, ओके। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि फाइनल डिलीवरेबल जो कि कंप्लीट कोड होता है, ठीक है, वो आपने तैयार करना होता है। उसके साथ दो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें एक तो होता है फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, और एक होता है उसमें इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन और फाइनल रिपोर्ट ये भी आपने अपने कोड के साथ सबमिट करवानी होती है, ठीक है। आई होप सो इतना इंट्रो काफी है, बाकी हम जो जो आगे बढ़ते जाएंगे हर चीज आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू सिलेक्ट CS619 प्रोजेक्ट। अच्छा, इन द सेंस ऑफ के कब करना है, तो वो तो पहले ही आपको बता दिया ना कि आपके क्रेडिट आवर्स कंप्लीट होंगे तो ही सिलेक्ट कर पाओगे। एंड द सेकेंड थिंग इज के कैसे करना है, तो ये एक प्रॉपर डेट होती है, उससे पहले ही आपको पहले तो प्रोजेक्ट की लिस्ट भेज दी जाती है, ठीक है, कि उसमें से देख लें भाई ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं इन्वॉल्व हैं। तो उसमें ये होता है एक चीज कि आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट सुटेबल है, आप उसको पहले से टारगेट कर लेते हो, और जब एक फाइनल डेट वो आपको दे देते हैं कि फलां डेट को आपकी प्रोजेक्ट की लिस्ट जो है वो आ जाएगी सिलेक्शन के लिए, तो फिर आप उस टाइम पे बैठ के आपको ऑनलाइन होना पड़ता है, अवेलेबल होना पड़ता है, और आप उस टाइम में आके अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो। फर्दर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी जब आपके प्रोजेक्ट आ जाएंगे, तो तभी भी मजीद इसको बता दूंगी। ओके हो गया जी, बेसिक्स के लिए इट्स इनफ आई थिंक। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई इशू हुआ या कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप जो है आसानी से कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी जैसे कि पहले भी देती हूँ। तो कोई हेजिटेशन फील मत कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर पासिंग CS619। तो इसको पास करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, जस्ट पास करने के लिए आपको 2.0 GPA चाहिए होता है, ठीक है। 2.0 में आप इसको पास कर लेते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं अच्छा पासिंग तो वो हो गए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को तो जस्ट पास ही करना होता है कि बस पास हो जाए जान छूटे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा गेन करना चाह रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि अगर ठीक है पास हो जाएं तो जो अच्छा एक GPA होता है वो कितना होता है। अब देखिए जी, बहुत अच्छा जो होता है, अच्छा जो बहुत अच्छा होता है तो वो तो 4 ही होता है, ठीक है।
लेकिन समझ लें उससे एक लेवल कम जो है वो आपका ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ठीक है। दिस इज गुड। 3.4, 3.5 और 6 और इससे आगे जितना भी जाता जाए वो गुड 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 और वेरी गुड होता जाता है, ठीक है जी। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब लीस्ट बट नॉट द सॉरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में वो सेंटेंस ही मैं चेंज कर रही थी। हाँ जी, तो ये चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, होपफुली आपने देख भी ली होंगी। अब इनको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप ये नहीं पास कर पाते, ठीक है? और वो 2 सूरतों में हो सकता है, या तो आप प्रोटोटाइप में रह जाते हो, ठीक है? या फिर फाइनल डिलीवरेबल में आके मसला हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर तो आप वैसे अल्लाह ना करे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप हमारी इस सीरीज़ को जो है देखेंगे तो आप फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाज़ टाइम कुछ ट्रेजेडीज़ भी हो जाती हैं इंसान के साथ, तो अगर वो फेल हो जाता है तो फिर पहली बात तो ये कि अगर आप प्रोटोटाइप में फेल होते हैं, अब प्रोटोटाइप में फेल होने का कोई मकसद तो बनता नहीं है, ठीक है? ईज़ी-ईज़ी चीज़ें होती हैं, खुद आप कोड कर सकते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा है ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किसी से करवाया तो आपको उसको एक्सप्लेन करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? लेकिन लेकिन अगर आप उसको अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते वाइवा में, ठीक है? कोड तो चलो आपका अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से जो है डिफेंड नहीं कर पाते, तो फिर आपको फेल कर दिया जाता है। ठीक है? अगर आप फेल हो गए तो फिर आपने क्या करना है? सीधी-सी बात है यार नेक्स्ट सेमेस्टर में आप दोबारा उसको करोगे। 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास नेक्स्ट सेमेस्टर में, या तो आप अपना एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ही कंटिन्यू करते हो इसी फेज़ से, मतलब प्रोटोटाइप की आप दोबारा तैयारी करते हो, फिर आप उसको वाइवा दोबारा उसका देते हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं ये वाला प्रोजेक्ट सूट नहीं कर रहा, सेमेस्टर तो लग गया है, अब हम ना नया प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे। ठीक है? तो आप फिर उसके अलावा जो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आता है वो भी चूज़ कर सकते हो और उसमें ये होगा कि फिर आपको फिर इनिशियल स्टेज से आना पड़ेगा। मीन्स के अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना, तो फिर आपको एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, वो सबमिट नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दोबारा चूज़ किया तो ऑब्वियसली वो दोनों डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करवाने होंगे दोबारा से, ठीक है? तो आई थिंक सो इट्स क्लियर कि अगर आप टेस्ट फेज़ में फेल होते हो, तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रख लो या फिर न्यू चूज़ कर लो, ठीक है? तो ये समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके? इफ वी फेल इन द फाइनल डिलीवरेबल, अब अगर फाइनल डिलीवरेबल में फेल होने का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपनी फंक्शनैलिटीज ही कंप्लीट नहीं करते हो तो, ठीक है? जस्ट लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को दुल्हन की तरह तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटीज होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिसे कहते हैं, उनकी वही कंप्लीट नहीं होती। ठीक है? मतलब लुक वाइज़ बहुत अच्छा होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अनलकीली इंटरैक्टिव नहीं होता और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती। तो अगर आपकी कोई भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट मिस हो जाती है, नहीं कंप्लीट होती, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कह लें कि एक बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है कि आप नहीं पास कर सकते। क्योंकि कोई भी सुपरवाइज़र फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे ऐसा नहीं करता कि आपको पास कर दे अगर आपकी कंप्लीट नहीं है। हाँ, बहुत लकी होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मतलब कि जो स्टूडेंट है वो बहुत लकी होगा तो उसके बारे में मेरा कोई राय नहीं है कि मेबी वो सुपरवाइज़र थोड़ा दरगुज़र कर दें और उसको चांस दे दें। ठीक है? पहली बात तो ये होगी। अब फाइनल वाइवा में अगर आपका कंप्लीट कोड अच्छा है, ज़बरदस्त है, इंटरैक्टिव भी है, अट्रैक्टिव होने के साथ-साथ और सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हैं, तो फिर क्या होता है कि बंदा उसको डिफेंड नहीं कर पाता, ठीक है? तो डिफेंड किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। मैं बार-बार कह रही हूँ कि आप इंशाल्लाह इस सीरीज़ को अगर कंप्लीट देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस सब्जेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को पास ना कर पाएँ। ठीक है? इसलिए जल्दी से चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ओके? और वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर आपका कोई फ्रेंड है या जिसे आप गाइड करना चाहते हो, कोई जूनियर है, कोई फेलो है, तो उसके साथ भी ये वीडियो लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो जी फाइनल वाइवा में अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर ये आपके पास ऑप्शन होता है कि देखें
ये तो सेंस ही मेक नहीं करती ना कि अब अगर फाइनल में आके आपका कोई मसला बन जाता है तो आप अगले सेमेस्टर में होता, और हाँ, होना अगले सेमेस्टर में ही अब जो भी होगा, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जो है ना कहेंगे हाँ जी मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट छोड़ देता हूँ, ठीक है, और मैं एक नया प्रोजेक्ट चूज कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता ये कोई अक्लमंदी की बात है कि मतलब आपने इतना ज्यादा लंबा सफर तय किया और फिर आप कहते हो नहीं मैं दोबारा ही तय करना है, ठीक है। फिर हो सकता है अल्लाह ना करे फिर प्रोटोटाइप में कोई इशू आ जाए, ठीक है। इसलिए अक्लमंदी की बात ये है कि अगर फाइनल में कुछ इशू होता है, पहली बात तो ये अगर फाइनल वाइवा आपका ठीक नहीं होता ना, ठीक है, तो फिर आप अपने सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको कुछ डेज दे दें, आप उसमें दोबारा तैयारी करें, तो आप उनको दोबारा वाइवा दे दें, ठीक है। अगर तो आप लकी हैं तो ऑब्वियसली आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर स्ट्रिक्ट हैं, वो नहीं कंप्रोमाइज करते, तो फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ही प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप फाइनल डिलीवरेबल में फेल हो जाते हो तो फिर भी यही बेस्ट है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर उसकी कंप्लीट वो कोडिंग या दोनों सूरतों में आप अपने सुपरवाइजर से बात कर सकते हो, ठीक है। अब सुपरवाइजर के साथ अपने कांटेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है, उनके साथ बाउंडिंग किस तरह से बनानी है, इसके बारे में मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इंटरेक्ट विद योर सुपरवाइजर, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि अच्छा हम अपने सुपरवाइजर से बात भी कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जी, आप ये इस सब्जेक्ट का कोई सिलेबस नहीं होता, ठीक है। इस सब्जेक्ट की कोई आउटलाइंस नहीं होती, ये डायरेक्ट एक किस्म का आपको बस दे दिया जाता है, असाइनमेंट सॉर्ट करने के लिए बिठा दिया जाता है। अब जाहिर है आपको तो बिल्कुल इसके बारे में पहले नहीं पता था, हाँ पढ़ी होती हैं चीजें हमने थोड़ी बहुत, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन में डायग्राम्स के बारे में ऑल दैट, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा होता कि अच्छा हमें भी ये बनानी होंगी। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड अपने सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट करके उनसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। और ये एक बहुत बड़ी टिप है, जो स्टूडेंट्स नहीं करते कांटेक्ट, जो इंटरेक्ट नहीं करते हैं उनसे, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने शुरू दिन से ही अपनी स्काइप की आईडी बना लेती हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जब सुपर वो प्रोजेक्ट लिस्ट आती है तो उसके नीचे सुपरवाइजर का नेम है, उनकी स्काइप आईडी मस्ट मेंशन होती है, ठीक है। तो वो इसीलिए होती है कि आप अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें और उनसे क्वेश्चनिंग करें, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपकी हर्डल्स हैं ड्यूरिंग इस प्रोजेक्ट, वो आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको जरूर आंसर करेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट थिंग्स थी कि हाँ जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इवन वुमेन भी, ठीक है। वुमेन दिल पे ना ले, मतलब उनके लिए भी होता है, बट इट्स अ सेंटेंस। तो प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है, आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने कोड की। अगर तो आप खुद बना रहे हो तो फिर तो आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी से बनवाया है प्रोजेक्ट तो फिर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि अगर आप में से किसी ने अभी प्रोटोटाइप फेज बनवाना हो या फिर अपने फाइनल डिलीवरेबल बनवाना हो, कोड वगैरह, या फिर इसके अलावा कोई भी आप डॉक्यूमेंट चाह रहे हो बनवाना है, तो आप इसके लिए भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो इंशाल्लाह। हमारे पास डेवलपर भी हैं और भी बहुत से अच्छे और कह लें कि टीचर हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्ट करवा के आपको अच्छी गाइडलाइंस दिलवाई जाएंगी, आपकी वाइवा की प्रिपरेशन करवाई जा सकती है और आपका एक अच्छा और इंटरेक्टिव कोड बनाया जा सकता है, ओके जी। उसके बाद हम आ जाते हैं वेटेज में। अब वेटेज कितनी होती है सी एस 619 की? इसकी वेटेज होती है जी 2 सब्जेक्ट की, ठीक है। ये 1 ईयर का होता है, ठीक है, मतलब 7 से 8 सेमेस्टर तक और 3rd से 4th सेमेस्टर तक 1 ईयर इसकी ड्यूरेशन होती है। और इसकी वेटेज जो होती है वो 2 सब्जेक्ट्स की होती है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को पता हो तो आपके फाइनल वाइवा में आपके कोड के साथ साथ आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होता है जिसको कहते हैं स्पेशल सब्जेक्ट, उसका भी आपका वाइवा होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसकी वेटेज 2 सब्जेक्ट्स की होती है। समझ आ गया ना? अगर फिर भी ना आई हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कोई भी हो ज़हन में। उसके बाद बेस्ट सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट जो होते हैं वो तो तभी उन पे लिस्ट पे ही डिपेंड करेंगे कि जब वो आएंगे तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से जो हैं हमारे डेवलपर्स हैं और गाइडर्स हैं हमें गाइड करने वाले, वो तो पहले से ही बता देते हैं ये फलां फलां जो है ना प्रोजेक्ट वो अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे मीन्स के वो ईजी होते हैं, हर कोई ईजिली कर सकता है, बाकी अच्छे तो सारे ही होते हैं। उसके अलावा
जो दूसरी चीज़ है बेस्ट सुपरवाइज़र कौन से होते हैं, तो इससे मुराद ये सब पूछ रहे थे, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछे हैं, कौन से सुपरवाइज़र? तो सुपरवाइज़र सारे ही बेस्ट होते हैं, अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो तो, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई सुपरवाइज़र आपको आपने अच्छा भी किया हो लेकिन आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करता या आपको मार्क्स अच्छे नहीं देता, ऐसा कभी भी नहीं होता। एंड मेरे पास एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल भी है, इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं आपको उनके साथ कोई आपका सेशन भी रखवाऊँ, आप उनसे बात भी कीजिएगा कि उनके इतने स्ट्रिक्ट, हर कोई उनके बारे में बिल्कुल भी अच्छे रिव्यूज़ नहीं दे रहा था कि इतने स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र थे कि उनके बारे में ये मतलब उनकी हिस्ट्री थी जस्ट लाइक जैसे होता है ना, पीछे उन्होंने कभी भी किसी को 4 जीपीए नहीं मतलब आने दिया था, नहीं दिया था उनको, 4 ग्रेडिंग कभी नहीं दी थी। लेकिन उन्होंने जो मेरे मैं जिनकी बात कर रही हूँ उन्होंने लिया, ठीक है? किस वज़ह से लिया? उनकी मेहनत की वज़ह से, उनकी परफ़ॉर्मेंस की वज़ह से। तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं यार कि कोई सुपरवाइज़र अच्छा नहीं होता? सुपरवाइज़र सभी अच्छे होते हैं, सभी बेस्ट होते हैं। लेकिन जस्ट उनका थोड़ा-सा बिहेवियर, उनकी टोन और उससे हमें लगता है कि यार नहीं, ये ऐसे। तो इंडिविजुअली हर पर्सन की नेचर डिफरेंट होती है, तो उस पे किसी को जज करना दैट्स नॉट फेयर। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि कोई हम नेक्स्ट सेशन इसी सीरीज़ के दौरान कोई सेशन ऐसा रखें जिसमें आपके साथ एक लाइव स्ट्रीम हो, उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस हों, उनके आंसर्स करें, कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो आप हमसे पूछिएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट अगर बनवाना है आपने तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्लासेस, वाइवा एंड ऑल दैट, ठीक है? हर किस्म की गाइडलाइंस आपको दी जाएँगी। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आपको मुश्किल ना पेश आनी पड़े आए और आप प्रोएक्टिव हों। तो आई थिंक सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। हर चीज़ तो क्लियर हो गया लेकिन फिर भी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो लाज़मी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।